दोस्तों, आज मैं आपको 66वीं बीपीएससी मेंस के समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का सेक्शन बी के लिए एक संभावित प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाइए और प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसकी आने की प्रबल संभावना है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। फिर मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दूंगा और जिसमें संभावित प्रश्नों का सेट दे दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस करके आप मुझे सबमिट कर सकते हैं। मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा कि किस जगह पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक क्या है? यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के मुख्य विषयों की चर्चा करें तथा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, that is HDI? Discuss the main topics of UNDP HDI report 2020 and throw a special light on its important points। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बनता है कि इस बार की रिपोर्ट में कुछ नए पॉइंट को शामिल किया गया है जो पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है। तो प्रश्न जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। पहले HDI को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद UNDP का जो रिपोर्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसकी चर्चा कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह रिपोर्ट जो है वो 412 पेजों की है। तो मैंने उसे कंक्लूड करके कि क्या आपके आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह का प्रश्न इसमें से आएगा, सिर्फ उन चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो HDI क्या है उसको डिफाइन करते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसके द्वारा एक देश में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति को मापा जाता है। दूसरे शब्दों में, मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। इस तरीके को अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था। एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने इसे तैयार किया था। पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। UNDP क्या है? तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। अब देखिए, अभी मैं सिर्फ HDI पे ही हूँ। HDI के आकलन में निम्नलिखित तत्वों को आधार बनाया जाता है। इसमें के जो प्रथम 3 तत्व जो हैं वो स्टार्टिंग में चलते थे, बाद में जो हैं 3 उनको बाद में शामिल किया गया है। यानी ABC बेसिक तत्व हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, B शिक्षा का स्तर, C प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, D समानता प्रभाव, E लिंग असमानता, F बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जब भी आप HDI को डिफाइन करें तो ये 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसे ऐसे ही पॉइंट वाइज में लिख देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मानव विकास सूचकांक जो है HDI के आधार पर संयुक्त UNDP क्या करता है कि वर्ल्ड को 4 वर्गों में विभाजित करता है। ये भी आपको याद रखना है।
मैं मैक्सिमम अधिक से अधिक देने की कोशिश करता हूं ताकि प्रश्न थोड़ा सा उसका एंगल चेंज भी हो तो आप उसे डील कर सकें। तो इसे याद रखिएगा नीचे से, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन आप इसे नीचे से ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं। लो ह्यूमन डेवलपमेंट, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इनकी 4 वर्गों में जो क्लासिफिकेशन है इस यूएनडीपी का, वो ये है। इसमें कैसे रखते हैं उन देशों को, उसके लिए पॉइंट दिया गया है। तो निम्न विकास श्रेणी में 0.350 से 0.554, बस इतना ही आपको याद रखना है। मीडियम में 0.555 से 0.699, हाई में 0.700 से 0.799 और वेरी हाई में 0.800 से 1 तक। ये आपको याद हो गया होगा। नीचे से शुरू करना है, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, आपका काम हो गया। मानव विकास सूचकांक जो अभी रिपोर्ट है, अब उस पर आते हैं। 2020 को द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसिन शीर्षक नाम से प्रकाशित की गई है। यहाँ पे एंथ्रोपोसिन आपको एक नया शब्द मिल रहा है, इसको मैं बताऊंगा आगे कि ये है क्या। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत 131वें स्थान पर रहा है। वहीं भूटान 129वें पर, बांग्लादेश 133वें पर, नेपाल 142वें पर और पाकिस्तान 154th पर रहा। अब पहले एंथ्रोपोसिन को समझते हैं। आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट तो सुना ही होगा या बहुत लोगों का ऑप्शनल भी होगा। एंथ्रो मीन्स होता है मानव और सीन मीन्स होता है युग, मतलब मानव का युग। तो एंथ्रोपोसिन है क्या? यह एक प्रस्तावित युग का नाम है जिसमें मनुष्यों के क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी के भौमिकी मतलब अर्थ साइंस पर तथा उसके पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। एंथ्रोपोसिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पॉल कर्टजन तथा यूजिन स्ट्रोमेर द्वारा किया गया था। यानी वर्तमान में जो युग चल रहा है, इसको क्या उन्होंने कर दिया, इसका नाम दे दिया एंथ्रोपोसिन, क्योंकि अभी के समय में मानव क्या कर रहा है, पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के वजह से यह रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यह पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह एक नया टर्म है जो इसमें इंक्लूड हुआ है HDI को बनाने में। करने के बाद जब इसमें शामिल कर दिया गया प्लैनेटरी प्रेशर को, आगे बताऊंगा ये है क्या, तो 50 से अधिक देश जो उच्च मानव विकास समूह में थे वो वहाँ से बाहर हो गए, यानी कि जो हाई में थे वो वहाँ से निकल गए वो, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे जीवाश्म ईंधन और भौतिक पद चिन्हों पर अत्यधिक निर्भर हैं। मतलब उनका जो विकास का जो कार्यक्रम चल रहा है, सपोज वो बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो वो हवा से कम कर रहे हैं, पन बिजली कम यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ईंधन मतलब कोयले से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। और जैसे इसको शामिल किया गया उनकी रैंकिंग कम हो गई। अब आइए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये स्ट्रक्चर है। अब इस रिपोर्ट को लिखने से पहले ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे, इसको ही डील करते जाएंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मेन है इसका मानव विकास का विस्तार एवं ग्रहों के दबाव को कम करना। इसके अंदर 3 इसके एलिमेंट है। पहला है एंथ्रोपोसिन के लिए मानव विकास का नवीनीकरण, दूसरा है इस कार्य को उत्प्रेरित करने के लिए परिवर्तन का तंत्र, और तीसरा है नए मैट्रिक्स की खोज। आइए 1 by 1 देखते हैं।
एंथ्रोपोसीन के लिए मानव विकास का नवीनीकरण इसमें है कि हम उन प्रणालियों को अस्थिर कर रहे हैं जिन पर हमारा अस्तित्व टिका है। इसमें रिपोर्ट बता रहा है कि उन ग्रह प्रणालियों यानी कि प्लैनेट सिस्टम को हम अस्थिर कर रहे हैं जिस पे हमारा अस्तित्व टिका है, यानी पृथ्वी पे हम रहते हैं और पृथ्वी के पर्यावरण को ही नष्ट करके हम उसे अस्थिर कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने मानव विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन पहले से ही अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना रहा है, खासकर विकासशील देश पर। दशकों प्रगति के बाद भी भूख बढ़ रही है और प्राकृतिक खतरे बदतर होते जा रहे हैं। अभी ताऊ से तूफान गया नहीं कि एक यास आकर के दस्तक दिया हुआ है। और कोविड-19 जो है यह जो है नेचुरल नहीं है, यह पैथोजेनिक डिजीज है, यानी कि पैथोलॉजी में यह उत्पन्न हुआ है। कहने का अर्थ कि मानव ने ही इसे उत्पन्न किया है और खुद अपने लिए खतरा पैदा कर लिया है। हमारे ग्रह के तनाव समाज में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कहने का मतलब अभी पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर प्लेनेट पे प्रेशर आएगा तो जो ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रेशर आना ही है। देखिए इसे पिक्चर से समझते हैं। थोड़ा इसे जूम कर देता हूं। देखिए सर्कल के अंदर दो इक्वल पार्ट दिखाए गए हैं। वो एक साइड लिखा है प्लानिटरी इम्बैलेंसेज और दूसरे साइड लिखा है सोशल इम्बैलेंसेज। ये दोनों एक दूसरे को ये कर रहे हैं। अगर एक साइड बढ़ेगा तो दूसरा साइड भी बढ़ेगा, इम्बैलेंस होगा। अगर प्लैनेट इम्बैलेंस होगा तो इधर समाज भी इम्बैलेंस होगा। इसी को एक पूरे सर्किल की तरफ दिखाया गया है कि जैसे इनइक्वालिटी होगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो आपको शॉक लगेगा। यह असंतुलन एक दूसरे को मजबूत करते हैं तथा चुनौतियों को बढ़ाते हैं। अब ये आगे के पिक्चर में और आपको क्लियर हो जाएगा, उससे मैं डील कर दूंगा। कार्य को उत्प्रेरित करने के लिए परिवर्तन का तंत्र, ये दूसरा पॉइंट था। हमें अपने जीने, काम करने और सहयोग करने के तरीके में न्यायोचित परिवर्तन की आवश्यकता है। नए सामाजिक मानदंड, बेहतर प्रोत्साहन और प्रकृति के साथ काम से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति के साथ, न कि प्रकृति के विरुद्ध हम जाकर अपने विकास को प्राप्त करें। यह मनुष्य का युग है। मानव विकास जनसंख्या को केंद्र में रखता है और जनसंख्या क्या है? परिवर्तन का एजेंट है। वो अलग अलग काम करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए जनसंख्या परिवर्तन का एजेंट है। लेकिन मनुष्य अन्योन्याश्रित सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्र को खतरे के क्षेत्र की ओर बढ़ा रहा है, जैसा कि ऊपर मैंने बोला। अब इस पिक्चर को देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रटने की समस्या कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ना एक लाइट स्क्वायर बनाया गया है, लाइट लाइन से उसके बाहर इन्वायरमेंट है और उसके अंदर जो है बाउंड्री ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। अब देखिए कैसे एक दूसरे को इम्बैलेंस कर रहे हैं। बाहर से आप अंदर ले रहे हैं मिनरल एंड ओर्स को, इन्वायरमेंट से ले लिया, और आप रिलीज क्या करेंगे वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। फॉसिल्स फ्यूल्स ले लिया, फॉरेस्ट को काट दिया और वहाँ से रिलीज क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य चीज़ों का उत्सर्जन कर रहे हैं अंदर। यहाँ से देखिए ग्रेजिंग लैंड है। ये सारे आप जैसे विकास की क्रिया होती है तो आप जमीन की जो क्षमता है वो बदलने लगती है, उसके ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, कारखाने एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये सारे इन हो रहे हैं और आउटपुट में क्या आ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस।
सॉलिड एंड लिक्विड वेट्स, गंदगियाँ जो है वो नाले के थ्रू वापस प्रकृति में जा रहे हैं, यानी अच्छी चीज़ों को आप अंदर ले रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में, और वहाँ से सिर्फ गंदगी आप रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से दोनों इम्बैलेंस हो रहा है। जितना यहाँ से इन करेंगे उतना अधिक आउट होगा और एक दूसरे को इम्बैलेंस करेगा। फाइनली पूरे सिस्टम में जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग आप जानते ही हैं। इस तरह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नए मैट्रिक्स की खोज पे आते हैं। एक नए युग में मानव विकास के नए उपायों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में ग्रह के दबाव, समायोजित मानव विकास सूचकांक और नई पीढ़ी के डैशबोर्ड को प्रस्ताव दिया गया है। अब ये जो है ये फाइनल है कि हम इसको क्या कर सकते हैं तो हमारा पृथ्वी सेफ हो जाएगा। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, प्रकृति पे आधारित सॉल्यूशन हम निकालेंगे, जिसमें है इक्विटी, बॉटम अप, एम्पावर लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनियस पीपुल, रिड्यूस रिस्क। यानी कि स्थानीय लोगों को जब हम एम्पावर करेंगे, जैसे इंडिजिनियस का मतलब हो गया जो मूल निवासी यानी कि आदिवासी, उनको वहीं पर रहने देंगे, वो जंगलों से प्यार करते हैं, उनसे धार्मिक रिश्ता होता है, तो जंगलों को काटने से बचाएंगे, तो उनको एम्पावर करेंगे, तो एक तरह से प्रकृति की सुरक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रीन एंड ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स न्यू ग्रीन इकोनॉमी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इनोवेशन करेंगे, नए आविष्कार करेंगे, तो प्रकृति सुरक्षित रहेगी। स्टीवर्डशिप, इसमें है आपका रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो संसाधन है उसको जिम्मेदाराना तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, नेचर को ध्यान में रखते हुए अगर किसी जंगल के नीचे कोयले के खान का पता लगा हो तो आप उस खान को इस तरह से उसकी खुदाई करें कि ऊपर का जंगल नष्ट ना हो और कोयला निकालने। इस तरह से आप नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए अपने रिसोर्सेज का यूजेज कर सकते हैं। सपोर्ट रीजनरेशन ऑफ नेचर, इससे क्या होगा, रीजनरेट होगा। आप रिसाइकल करते हैं किसी चीज़ों को, यानी कि एक जगह से आपने रिसाइकल, तो अगर रिसाइकेबल ऑब्जेक्ट पे नहीं जाते, हम यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से पेड़ काटे गए हैं वहाँ नए पौधे आप लगा दें, तो इस तरह से प्रकृति सुरक्षित रहेगी। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि जैसे जैसे लोग और पृथ्वी ग्रह एक नए युग एंथ्रोपोसिन यानी मानव युग में प्रवेश कर रहे हैं, सभी देशों को प्रगति के अपने मार्गों को नया स्वरूप देना होगा। यह पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा ग्रह पर बनाए गए दबावों की जवाबदेही तय करके और बदलाव की राह में आने वाली शक्ति और अवसर के असंतुलन को खत्म करके किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी दुनिया के सामने नवीनतम संकट है, लेकिन अगर मानव प्रकृति पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ता तो शायद यह अंतिम संकट न हो। समुद्र के स्तर में वृद्धि से खतरे के दायरे में आने वाले अधिकांश लोग विकासशील देशों और विशेष रूप से एशिया और प्रशांत में रहते हैं। पर्यावरणीय झटके पहले से ही दुनिया भर में जबरन विस्थापन का एक मुख्य कारण है। ऐसा यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग विस्थापन का सामना कर सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सार्वजनिक कार्रवाई से इन असमानताओं का निदान संभव है। उदाहरण के लिए इसमें प्रगतिशील कराधान और निवारक निवेश और बीमा के माध्यम से तटीय समुदायों की रक्षा करना शामिल है। यह एक ऐसा कदम है जो दुनिया में समुद्र तटों पर रहने वाले 84 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है ताकि यह कार्रवाई मानव को पृथ्वी के खिलाफ न खड़ा कर दे,
भारत में संयुक्त राष्ट्र की देश प्रतिनिधि व संयोजक रेनाटा डेजाइलियन ने कहा, मानव विकास सूचकांक न केवल हमारी प्रगति दर्शाता है बल्कि उन क्षेत्रों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जिन पर अधिक ध्यान देने और जिन्हें अधिक संसाधन व हिमायत की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन स्पष्ट रूप से हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभर रहा है और इस वर्ष मानव विकास सूचकांक इसी बात पर केंद्रित है कि मानव विकास जलवायु संकट से कैसे जुड़ा है। यह संयोजन यानी एडजस्टमेंट हमें अपनी जीवन शैली, व्यवहार और निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह युग हमें गर्त में न ढकेल दे। यह दुनिया भर के देशों के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हम में से प्रत्येक उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर यूएनडीपी भारत में विकास के जटिल मुद्दे के प्रबंधन के लिए प्रकृति, प्रोत्साहन और सामाजिक मानदंडों के 3 स्तंभों के आधार पर क्षेत्र के लिए समाधान तंत्र प्रस्तावित किया है। इनमें से कुछ है तटीय झाड़ियों का संरक्षण, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन और एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग घटाना। रिपोर्ट में राष्ट्रीय सौर मिशन और भारत द्वारा अपनाए गए महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का भी उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास के अगले मोर्चे में सामाजिक विकास, मूल्यों और वित्तीय प्रोत्साहनों में आवश्यक बदलाव लाते हुए प्रकृति के खिलाफ न जाकर प्रकृति के साथ सुलह में काम करने की आवश्यकता होगी। तो ये रहा आपका यूएनडीपी का एसडीआई रिपोर्ट 2020। और ध्यान रखिए, सिर्फ पटना कलम लिखने से आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है, इसलिए अन्य सेक्शन पे भी ध्यान उतना ही दे जितना आप पटना कलम पे दे रहे हैं। थैंक यू।